guys, a very good morning to all of you. Well, this is Epic Education और मैं हूँ यार आपका अपना ऐश्वर्य शर्मा। तो यार हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको इस इंट्रोडक्शन का काम करेगा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं यार, बेसिकली हमें पढ़ना फिजिक्स है क्या, ठीक है। बिना फिजिक्स को जाने उसके बारे में पढ़ना हो या फिजिक्स को पढ़ना थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, राइट। तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात 11th-12th में इस चैप्टर में हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का डे टू डे लाइफ में इंपैक्ट क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, उसके फंडामेंटल्स, ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते सबसे बड़े टॉपिक की तरफ, विच इज व्हाट एग्जैक्टली इज फिजिक्स, ठीक है। सर फिजिक्स है क्या, ठीक है। व्हाट इज फिजिक्स। तो यार बुक्स की मानो तो एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन कहते हो, इट इज अ लॉ दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। मतलब कि एक ऐसा लॉ है फिजिक्स जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है, पूरे यूनिवर्स को चलाता है, या पूरे यूनिवर्स इस लॉ को फॉलो करके चल रहा है, ठीक है। बट ये डेफिनेशन ज्यादा एक क्लैरिटी नहीं देता यार तुम्हें फिजिक्स की। फिजिक्स इसमें तो बहुत कुछ आ गया ना यार, तो उसको थोड़ा और स्पेसिफिक होकर के समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग। बुक्स कहता है इट इज अ लॉ, इट मतलब फिजिक्स इज अ लॉ दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो ये तो बुक की हो गई बात यार। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली फिजिक्स है क्या हमारी भाषा में, ठीक है। तो यार फिजिक्स क्या है, तुम खुद सोचो ना यार। तुम ये मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये फिजिक्स ही तो है यार। तुम मोबाइल में गेम्स खेल रहे हो, फिजिक्स ही तो है। तुम जिस घर पे बैठे हो, जिस घर में रह रहे हो, वो फिजिक्स है यार। तुम जिस बेड पे बैठते हो, जिस चेयर पे बैठते हो, वो फिजिक्स है यार। तुम जिस व्हीकल में घूम रहे हो, वो फिजिक्स है। तुम जो कलर्स देख पा रहे हो, ये फिजिक्स है। तुम इनफैक्ट डे और नाइट का कलर डिफरेंस, डे और नाइट हो रहा है, ये फिजिक्स है हमारा। रेनबो बन रहा है, वो फिजिक्स है। अर्थ का घूमना भी फिजिक्स है, हर कुछ फिजिक्स है यार। तुम जो सोच सकते हो सब फिजिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, क्या यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही है, ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग अराउंड इन द यूनिवर्स, तो इन सब को जो स्टडी करने में हेल्प करता है, दिस इज अ टूल। फिजिक्स इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ टूल जिससे हम लोग यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स में होने वाली एक्टिविटीज की स्टडी कर रहे हैं। एंड फाइनली उससे हो क्या रहा है यार स्टडी से। तो अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो बेसिकली फिर हम उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं और उसका एप्लीकेशंस बना रहे हैं। बेसिकली हम उसको स्टडी करते हैं, उसका एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, which is why physics is also related to technology, simple as that, ठीक है। तो आओ उस बात को लिख लेते हैं यार एक बार, ठीक है। और फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स is a tool that helps us understand all the activities happening in the universe, and thus help us engineer them, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अच्छा सर ये डेफिनेशन तो ठीक है, समझ गए हम लोग। फिजिक्स ऐसा है जो फिजिक्स पूरी दुनिया को चला रहा है, फिजिक्स के बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बट सबसे पहली बात है फिजिक्स आता कहां से, नहीं ये भी तो एक फन फैक्ट है, इसको भी तो जानना जरूरी है, नहीं मतलब इतना कुछ जो है उसका हिस्ट्री क्या है, राइट। तो यार उसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है ग्रीक से, ठीक है। तो ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक लोग बड़े खतरनाक लोग थे यार पिछले जमाने में, ठीक है। पहले के जमाने के ग्रीक्स लोग बड़े खतरनाक थे, हर फॉर्मूला में हर जगह घुस जाते थे, तो यहां भी घुसे हुए थे। तो बेसिकली फिजिक्स जो वर्ड है वो एक्चुअली फिजिक्स नहीं था, पहले ग्रीक्स ने बनाया था इसे, और ग्रीक्स ने इसका नाम दिया था फसीस, ठीक है। ग्रीक्स इसे बुलाते थे फसीस। और इसको लिखने का तरीका जो था उनका वो था फाई म्यू सिग्मा न्यू, ठीक है। ये सिंबल्स है, ग्रीक सिंबल्स, जो आगे जाकर के तुम पढ़ोगे इनका मतलब भी। फिलहाल इनको पढ़ते क्या है, मैं बोलते कैसे हैं, इसे बोलते फाई, इसे बोलते म्यू, इसे बोलते सिग्मा एंड इसे बोलते न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग फसीस को लिखते थे।
लेकिन इस वर्ड का एक खुद का भी मीनिंग था, ठीक है, इस वर्ड का एक खुद का भी मीनिंग हुआ करता था यार, एंड उसका मीनिंग था नेचर, ठीक है, इसका मीनिंग था नेचर। तो यार मजे की बात देखो, नेचर से आया फसीस और फसीस से आया फिजिक्स, तो क्या कह सकते फिजिक्स नेचर? हाँ यार यही तो बह रहे इतनी देर से, और हो क्या रहा है इतनी देर से, हो क्या रहा है, यही तो बोल रहे हैं कि फिजिक्स नेचर ही तो है, नेचर में सब कुछ जो है वो फिजिक्स है, ठीक है। तो यार एक काम करो, इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना नोट कर लो, मेरा सजेशन है कि तुम नोट करो इसे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग आगे और क्या क्या जानेंगे, डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट, फिजिक्स का ओवरव्यू, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और फिजिक्स का फंडामेंटल, ठीक है। फिजिक्स कैसे डिवाइडेड है, फिजिक्स किन प्रिंसिपल्स पे बना है, फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल्स क्या क्या है, फिजिक्स को डे टू डे लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहा है फिजिक्स, ये सब बातें हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको नोट करो, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स का प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन में चलेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे इसे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल, फिजिक्स का भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर सिद्धांत, किस बेसिस पे फिजिक्स बना है, उसका तैयारी, उसके अंदर की सिद्धांत है क्या क्या। तो यार सबसे पहली बात जो फिजिक्स बोलता है कि सर हमारे बारे में अगर पढ़ना तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट, बताएंगे परेशान नहीं। दूसरी चीज बोलता है फिजिक्स कि अगर हमें व्हाट के बाद जो चीज आपको जाननी है वो जाननी की हाउ। तीसरी चीज जो हमें जाननी है आपको हमारे बारे में वो है व्हाई, ठीक है। और चौथी चीज, ये तीनों चीज जब आप जान जाओगे तो चौथी चीज आप मेरी मदद से कर पाओगे, वो है अप्लाई, ठीक है। देखो व्हाट को हम लोग एक और चीज भी कहते हैं एनालाइज, ठीक है। हाउ को हम लोग कहते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है। बेसिकली फिजिक्स में करना क्या है यार, फिजिक्स में जो भी चीजें हो रही है पहले उसको जानना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद तुम क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद उसका रीजन पता करोगे कि हो क्यों रहा था, और जब सब कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा तो तुम उसके एप्लीकेशंस को डेवलप करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल परेशान नहीं हो, एग्जाम्पल के लिए व्हाट में एप्पल का गिरना किसके सर पे, अबे न्यूटन, पता है ना न्यूटन बाबा के, न्यूटन बाबा बड़े खतरनाक आदमी थे फिजिक्स के, उनके सर पे गिरा एप्पल, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा एनालाइज हो गया, ये न्यूटन बाबा ने क्या एनालाइज किया कि एप्पल का गिरना, ठीक है। तुमको जो लैंग्वेज में समझ में आती है उस लैंग्वेज में लिखा करो यार, वेट नहीं करो कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ही सच होगा, ठीक है। तुम नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स तुम्हारे लिए, पड़ोसी के लिए नहीं है, तो जो लैंग्वेज अच्छी लगे उस लैंग्वेज में लिखो। मैं हर लैंग्वेज में लिखता था अपने टाइम पे। तो एप्पल का गिरना इज एनालाइजेशन, ठीक है। इसके बाद बात हुई कैलकुलेशन की, तो न्यूटन सर जब उनके सर पे एप्पल गिर गया जोर से, तो वो एप्पल खाना वाना सब छोड़ करके बैठ गए कैलकुलेशन करने की, यार ये किस वेलोसिटी से गिरा था, कितना फोर्स लेकर के गिरा था, गिरा कैसे था, ठीक है। वो बेसिकली कैलकुलेट करने लग गए एग्जाम्पल के रूप में कि किस फोर्स के साथ या किस एक्सेलरेशन के साथ गिरा था एप्पल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ये जस्ट एक एग्जांपल है एप्पल का गिरना और एप्पल के बारे में स्टडी करना। तो किस फोर्स से गिरा एप्पल या किस एक्सेलरेशन से गिरा, ये हाउ हुआ फिजिक्स का, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, जब न्यूटन साहब बैठे तो बोले कि यार अच्छा ठीक है ये गिरा, ये इतनी वेलोसिटी या फ्रैक्शन, इतने एक्सेलरेशन से गिरा, इतने फोर्स के साथ गिरा। अब उनके कहना था कि यार गिरा ही क्यों, ऊपर भी तो जा सकता था, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे क्यों गिरा मेरे ऊपर। तब उनके दिमाग में कंसेप्ट आया, द कंसेप्ट वाज इटसेल्फ वाज ग्रेविटेशन, जो कि आज के रूप में बहुत बड़ा चीज है यार, क्लासिकल फिजिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया उसके बाद, और अब एप्लीकेशन हर जगह यार उसका, तुम कहीं भी उठ के देख लो, सैटेलाइट, मिसाइल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, हर जगह सैटेलाइट फॉर एग्जांपल इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन। पढ़ेंगे आगे, तुम पढ़ोगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, इस बेसिस पे काम होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, नोट करने से पहले एक और छोटी सी बात, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ठीक है, गुस्सा नहीं होना। तो यार हमने थोड़ी देर पहले एक और बात कही थी जब फिजिक्स के बारे में हम बता रहे थे कि फिजिक्स और मैथ्स के बारे में एक कनेक्शन है, ठीक है। फिजिक्स को अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में फिजिक्स और मैथ्स है ना एक कपल है, ठीक है। अब ये कपल बड़ा टिपिकल सा है, ये फिजिक्स और मैथ्स ऐसे कपल है जो अलग अलग सेपरेटेड भी एग्जिस्ट करते हैं,
डिस्टेंस को खतरा नहीं होता, लेकिन जब वो साथ मिलते ना तब उनको मीनिंग मिलता। बेसिकली फिजिक्स को मैथ्स उसका क्या देता है, हाउ, कैलकुलेशन था, क्या कैलकुलेशन इज मैथ्स, फिजिक्स को उसका हाउ दे दिया, बदले में फिजिक्स मैथ्स को क्या देगा, उसका व्हाट देगा यार, सिग्निफिकेंस, एनालाइजेशन। तुम अगर मैं सिर्फ मैथ में 5 बोल दूं तो तुम क्या समझोगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड तो तुम बोलोगे अच्छा सर 5 मीटर की स्पीड से हर एक सेकेंड पे कोई बॉडी आगे जा रही है। दिस इज जस्ट अगेन एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा, फिजिक्स को हम लोग अप्लाइड मैथ्स भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, फिर ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। ये फिजिक्स मैथ्स जो है ये फिजिक्स को हाउ देता है, वोट देता है फिजिक्स, ठीक है। किसको देता है, मैथ्स को, और मैथ्स इसको देता है फिजिक्स को, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना फिजिकल वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट लेक्चर, वो तुम्हारा अप्लाइड मैथमेटिक्स पे ही होगा, ठीक है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लेक्चर को मिस नहीं करना, उस लेक्चर से तुम्हारा बेस बनेगा। किस चीज का बेस सर, 11th का, 12th का, जेई का, नीट का, ठीक है। तुम जो भी एग्जाम फाइट करते हो या जो भी 11 12 बोर्ड एग्जाम भी, स्कूल एग्जाम भी, हर जगह तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर काम आने वाला, इनफैक्ट मैथ्स में भी काम आने वाला। तो जरूर 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 से उसको अटेंड करना, नेक्स्ट डे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, फिजिक्स के सिद्धांत, उसका प्रिंसिपल्स। अब हम लोग क्या देखें, उसका बेस, उसका फंडामेंटल। उसका बेस क्या, फिजिक्स किस बेसिस पे, किस फंडामेंटल्स पे बना है। तो फिजिक्स के फंडामेंटल्स 2 हैं यार, ठीक है। पहला फंडामेंटल है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म, ठीक है। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म था 2 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। पहले समझते हैं यूनिफिकेशन को। नाउ सर व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यार मजे की बात है ना, क्वेश्चन में आंसर छिपा है। हाँ, यूनिफिकेशन वर्ड में क्या आता है, यूनिफाई, ये यूनिटी। यूनिटी मतलब इकट्ठे करना यार। तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में यूनिफिकेशन में करते क्या है, हम लोग बहुत सारे डिवर्स फिनोमिनन जो हो रहे हैं अर्थ में, ठीक है, अर्थ या अर्थ के बाहर या यूनिवर्स में जो भी डिवर्स फिनोमिनन हो रहे हैं, उन डिवर्स फिनोमिनन को हम लोग स्टडी करते हैं और उनको हम लोग कोशिश करते हैं समराइज करके एक छोटे या फ्यूअर कंसेप्ट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। हम लोग मतलब कि साइंटिस्ट या हम लोग जो भी कर रहे हैं इस काम को। तो बेसिकली हम लोग फिर से करते क्या यूनिफिकेशन में, जो डिवर्स फिनोमिनन्स हो रहे हैं यूनिवर्स में, जो भी अलग अलग तरीके की चीजें हो रही है, उनको कोशिश करते समराइज करने का इनटू फ्यूअर कंसेप्ट, ठीक है, ताकि हम लोग स्टडी इजीली कर सकें, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा कंसेप्ट हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जो डिवर्स फिनोमिनन्स हो रहे हैं are summarized into fewer concepts, ठीक है। डिवर्स फिनोमिनन्स आर समराइज्ड इनटू फ्यूअर कंसेप्ट्स, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन को एग्जांपल देके समझो ना तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो यार एग्जांपल के रूप में बहुत ही प्यारा एग्जांपल है न्यूटन साहब का, और जो उन्होंने यूनिफिकेशन कंसेप्ट दिया था उसका नाम है ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन कंसेप्ट दिया था, ये यूनिफिकेशन ही तो है यार। कैसे, एप्पल का गिरना, अर्थ का घूमना, वाटरफॉल का गिरना, हमारा ऊपर जाना, नीचे आना, जिस फोर्स से हमें अर्थ खींच रहा, सब कुछ ग्रेविटेशन ही तो है। सिर्फ अर्थ की बात नहीं यार, सन अर्थ को जिस फोर्स से खींच रहा है, जो भी प्लैनेट्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, मून अर्थ मून को खींच रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेविटेशन। तो इतने सारे जो डिवर्स फिनोमिनन थे उसका एक सिंपल और फ्यूअर कंसेप्ट था ग्रेविटेशन। ये साहब न्यूटन साहब ने हमें दिया था। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल फैराडे साहब जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम किया था, मैक्सवेल साहब जिन्होंने ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स हर जगह हाथ मारा यार, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अभी हम लोग फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं यूनिफिकेशन होता क्या, उसका एक एग्जांपल, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग समझेंगे रिडक्शनिज्म क्या है, ठीक है। ओके, नोट करेंगे इसे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ, विच इज रिडक्शनिज्म, ठीक है। सर रिडक्शनिज्म क्या, फिर इसके नाम में यार तुम समझ गए होगे, मुझे पता तुम समझदार हो। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना यार। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो यार इसमें जो हम लोग है ना होलिस्टिक जो फेनोमिनन्स हो रहे हैं होलिस्टिक लेवल पे या बड़े लेवल पे, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं बल्क लेवल पे, जो बल्क लेवल पे जो फेनोमिनन्स हो रहे हैं ना अर्थ पे, उसको अर्थ पे, अर्थ के बाहर यूनिवर्स में जो भी बल्क लेवल पे चीजें हो रही है उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ रिडक्शनिज्म,
ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से और ज्यादा समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है, बल्क फेनोमेनन, बल्क क्या, होलिस्टिक फेनोमेनन को फेनोमेनन की स्पेसिफिक डिटेल्स को स्टडी करते हैं इनटू सिंपलर कंसेप्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा यार। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शनिज्म। यहां पर देखो, थर्मोडायनेमिक्स तुमने पहले सुना होगा, नाम पढ़ा भी होगा, हो सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बेसिकली हम लोग थर्मल स्टडी करते हैं, स्टडी रिलेटेड टू हीट एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, बेसिकली तो थर्मोडायनेमिक्स जो चीज है, इसमें क्या होता है यार, इसमें हम लोग बल्क पार्टिकल्स की, बल्क बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं, मतलब एवरेज पार्टिकल्स बड़े बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्टडी हो रही है उसको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कुछ गैसेज हैं, वो इस रूम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, या कितने टेम्परेचर पे हैं, दिस इज योर स्टडी, दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बल्क पार्टिकल्स की स्टडी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रिडक्शनिज्म करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर का रीजन और इसके अंदर का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, आखिर वो हीट जनरेट क्यों कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है गैसेस की वजह से। तो यार वो किसकी मदद से होता है, रिडक्शनिज्म की वजह से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं यार, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बल्क पार्टिकल्स हो गया गैसेस, और उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे, जो केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करना हुआ एक तरीके से रिडक्शनिज्म का एग्जांपल। तो ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, पहला यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शनिज्म। पहले में बहुत सारे कंसेप्ट को इकट्ठे करके एक तरीके से रखते हैं, और इसमें एक बड़े कंसेप्ट को डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रिडक्शनिज्म का एग्जांपल है, और उसके पहले हम लोगों ने यूनिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, इसको भी जल्दी से कॉपी कर लो, इसके बाद मजा आएगा। इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स किस तरीके से एक्चुअली डिवाइडेड है, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था फिजिक्स को। ठीक है, कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्लासिकल एंड मॉडर्न। ठीक है, आओ समझते क्या क्या थे। फिजिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। पहला था क्लासिकल, ठीक है, और दूसरा क्या था, मॉडर्न। ठीक है, नो क्लासिकल फिजिक्स क्या था सर, क्लासिकल फिजिक्स जो पुराना, जो कन्वेंशनल फिजिक्स था। तो सर क्या पुराना हो गया इसलिए क्लासिकल बोल दोगे, हाँ एक तरीके से तो है, बट एक्चुअल रीजन क्या था क्लासिकल होने का, कि वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता था, कन्वेंशनल तरीके से जो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे, बस उसी के ऊपर कंसेप्ट और थ्योरीज दिए जा रहे थे, उसी के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, क्या हो रहा था, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम हो रहा था। ठीक है, यहां पर हम लोग एक चीज मानते थे कि पार्टिकल सिंगल नेचर ही शो करता है। सिंगल नेचर मतलब सर अगर वो पार्टिकल तो पार्टिकल ही है और उसके पास कोई वेव नेचर नहीं हो सकता। ये चीज कहां जाकर के टूटी थी, मॉडर्न में, समझेंगे, रुक जाओ, 12th में पूरा डिटेल्स में समझना है। फिलहाल फिजिक्स के क्लासिफिकेशन दो तरीके से हैं, एक है क्लासिकल या मैक्रोस्कोपिक और दूसरा मॉडर्न, इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यार ये तो गए क्लासिफिकेशंस। अब बात करते हैं सर इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है क्या और बेहतर तरीके से समझने के लिए, बिल्कुल सर कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग बच्चों तोड़ते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम रिलेट करने लग जाओगे। सर मैकेनिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, बिल्कुल अच्छे से जानते हो तुम इसको। ठीक है, सेकेंड सर थर्मोडायनेमिक्स, सर ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। सर तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सर इसका नाम आपने अब शायद नहीं सुना होगा, हालांकि इससे रिलेटेड कुछ काम आपने किया है, कुछ छोटा सा, और एक है सर ऑप्टिक्स, ये भी आपने सुना होगा। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स को बेसिकली चार पार्ट में तोड़ा गया।
मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें से मजे की बात सुनो, ये दो जो है ये मिल करके मेजॉरिटी ऑफ 11th का पोर्शन, 11th का जो सिलेबस है वो ये दोनों मेजॉरिटी में कवर कर जाते हैं। तुम इतना पढ़ लोगे तो तुम 90% ऑफ फिजिक्स समझ चुके होगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो है ये 80% ऑफ 12th का सिलेबस अकेले कवर कर जाते हैं। बचा हुआ 20% इसके अंदर आता है, जिसके हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स या बेसिकली वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियर लेवल पे फिजिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया था, क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल के अंदर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। मॉडर्न के अंदर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होगा फिजिक्स की क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग चलते बस छोटे से एक दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल्स है कहते हैं फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, परफेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से फंडामेंटल फोर्सेस भी है, एंड ये फंडामेंटल फोर्सेस बहुत ही प्यारा एग्जांपल है यूनिफिकेशन का, ठीक है। आने वाले अभी टाइम में समझेंगे, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। सर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ फिजिक्स है क्या? ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यानी यूनिफिकेशन का एग्जांपल है। बेसिकली होता क्या, फिजिक्स में ना बहुत सारे फोर्सेस हैं यार, बहुत। तुम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, हम पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाएंगे, हम क्या और कोई भी, ठीक है। तुम पढ़े, इतना पॉसिबल नहीं यार इतने सारे फोर्सेस को एक एक करके पढ़ना, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक काम करो, इसको एक शॉर्ट करके फ्यूअर कंसेप्ट में तोड़ दो। तो ठीक है, फिजिशियन बोले ठीक है आओ करते हैं इस काम को। तो फिजिशियन ने क्या किया, उन लोगों ने फिजिसिस्ट लोगों ने क्या किया, फिजिसिस्ट लोगों ने यूनिफिकेशन कंसेप्ट का यूज किया और करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया फंडामेंटल फोर्सेस को। पहला फोर्सेस था यार, चलो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाम क्या था उनका? सबसे पहले है ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही फेमस है और हम लोग बचपन से जानते हैं। दूसरा फोर्स जो उन्होंने डिवाइड किया वो था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है। तीसरा फोर्स जो उन्होंने बनाया उसका नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और चौथा फोर्स जो बनाया गया उसका नाम रखा गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर बस ये 4 ही, और उतने सारे फोर्स हम लोग नाम सुनते हैं, हाँ तो सब इसके अंदर आ जाएंगे, तभी तो यूनिफिकेशन है भाई, ठीक है। तो ये तो इनके नाम, अब इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सर किनका, स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ वाइज कैसा परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग करते हैं एक्चुअली में रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब किसी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ नापते हैं किसी दूसरे फोर्स के। वो फोर्स कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। इसके कंपैरिजन में बाकी सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमें ये देखना, तो हमने इसको मान लिया बेस यानी कि 1। इसके कंपैरिजन में अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो ये काफी सबसे वीक में, इसकी इंटेंसिटी हो जाती है 10⁻³ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इतना कमजोर है ग्रेविटेशन। सिर्फ स्ट्रेंथ की बात हो रही है अभी, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा चीजें मत सोचना, जो पढ़ाए थे उतना ही समझो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर ये इसकी क्या कंडीशन है, बोले सर ये 10⁻² यानी कि 100 गुना कम है। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ 100 गुना कम है, लेकिन ग्रेविटेशन से कितना खतरनाक ज्यादा है, समझ रहे हो। फिर बोले सर वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका क्या, इसका तो नाम ही वीक है। बोला हाँ है ना वीक, लेकिन अभी भी इससे तो स्ट्रॉन्ग ही है। सर तो इसका कितना है 10⁻13। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻13, जो कि खुद तो कम है लेकिन अभी भी ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा। तो बोले सर ग्रेविटेशन इतना खराब है क्या, इतनी खराब हालत है ग्रेविटेशन की? बोले नहीं परेशान नहीं हो यार, लेकिन ग्रेविटेशन के बीच में बॉडीज है वो बड़े बड़े हैं, ठीक। तो आओ इसके बाद हम लोग चलते हैं रेंज के बारे में पढ़ना। सर इनका रेंज क्या है, रेंज वाइज बात करें बच्चों तो सबसे खतरनाक रेंज जो है वो ग्रेविटेशन ही शो करता है, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ग्रेविटेशन बोलता है हमारा रेंज है इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है सर कि ग्रेविटेशन जब तक आप दो बॉडीज को इनफाइनाइटली दूर, मतलब एकदम अंतिम वर्ल्ड के कोने पे ले जाओ, वहां ले जाकर के नहीं छोड़ते, तब तक ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा हो 110%। सर तो फिर दो बॉडीज जो बहुत दूर एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रही, मैं अपने मोबाइल को खींच क्यों नहीं रहा, मैं आपको खींच क्यों नहीं रहा? अरे खींच रहे हैं, पर इतना छोटा वैल्यू है, वो इतना रिलेटिव स्ट्रेंथ इतना कम है कि वो मतलब कुछ दिख नहीं रहा, वो शो नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो शो नहीं कर पा रहा, ठीक है।
तो ये हो गया ग्रेविटेशन का रेंज। रेंज बहुत इनफाइनाइट, जब तक इंफिनिटी पे नहीं छोड़ के तब तक ग्रेविटेशन मिल रहा होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी यही हाल था, बस सर इसका भी रेंज है ना इनफाइनाइट है, जहां तक आपकी सोच है वहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जा रही है, ठीक है। इसके बाद बात आई सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। यार ये बहुत छोटा रेंज का था, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसका रेंज जो था बहुत छोटा, समझ लो 10⁻⁻15 कितना छोटा हो गया। पावरफुल सबसे ज्यादा है पर रेंज वाइज बहुत छोटा। और सर वीक न्यूक्लियर फोर्स थी तो उससे भी गया गुजरा सर, 10⁻⁻16 मीटर, उससे भी कम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, फंडामेंटल फोर्सेस में उनके नाम, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनका रेंज, ठीक है। इसके बाद जो हमें जानना है वो है कि यार ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है, ये किसके हम खेल रहा आपस में, ठीक है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन या फिर ऑपरेट अमंग, तो ये किसके बीच में खेल रहा है, ग्रेविटेशन कहां हो रहा है यार, दो मासेस के बीच में, ठीक है। किसके बीच में हो रहा है, मासेस के बीच में। इसके फॉर्मूलाज वगैरह जो है ऐसे तो मैं बता देता हूं, नहीं तो बोले कि सर को आता नहीं है, तो मुझे आता सब है, लेकिन फिर भी इसको भी जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दो बॉडीज के बीच में कितना मास है और उनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का, भूल जाओ इसे, मत देखो। बेसिकली ग्रेविटेशन किनके बीच में एक्ट कर रहा है सर, मासेस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कहां हो रहा है सर, सर ये हो रहा है चार्जेस के बीच में, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं और इतना छोटा रेंज है, हो कहां रहा है सर, ये बड़ा मजेदार है। ये हो रहा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के, मतलब एक एटम के अंदर, ठीक है। एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है बाहर में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में साथ में रहते, चिपक चिपक के, ठीक है, रहते कहां, न्यूक्लियस के अंदर। तो यार ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। किसके बीच में लग रहा है सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। एंड लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर ये कहां हो रहा है बच्चों, ये थोड़ा कंसेप्ट अभी नया आया है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये रेडिएशन का पार्ट है। तो हर वो रेडिएशन एक्टिविटी, जो भी रेडियो एक्टिविटी हो रही है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स डीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डीके, बीटा डीके। तो जहां बीटा डीके होता है ना, वहां पर उन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स आता है, ठीक है, बीटा डीके के बीच में, ठीक है। लेकिन इतना इतना कमजोर है, इतना छोटा रेंज कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, ठीक है। पर जानना है फिर भी बीटा डीके। सर एक और पार्ट अगर हमें पता चल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो पार्ट है कि सर ये नेचर वाइज कैसा, बिहेवियर कैसा इनका, यार सबसे इंपॉर्टेंट बात। इतनी सारी डेटा तो हमने लिख डाली, पर डेटा से ज्यादा समझदारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका बेसिकली ये नेचर कैसा शो करते हैं, राइट। तो यार नेचर से बात करें तो ग्रेविटेशन जो है मासेस के बीच में होता है, और ये हमेशा कैसा, हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे मासेस एक दूसरे, ठीक है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां पर बच्चों अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा नेचर है चार्जेस का, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। हम लोग बचपन में पढ़े थे, मतलब बचपन मतलब 9-10, ठीक है, 9-10 में पढ़े थे और अभी भी पढ़ेंगे कि अगर दो लाइक चार्जेस हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को धक्का मारते, निकल तू निकल तू निकल। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं तो आओ पास आ जाओ हमारे, ठीक है। तो बेसिकली अट्रैक्शन कब होगा, जब ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। रिपल्शन कब होगा, जब सेम नेचर के चार्जेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव फोर्स। इस बात का तुम अंदाजा अभी जो मैं बोलूंगा उससे लगा सकते हो, कैसे। सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गया, एक तो तुम समझो कि इतना क्लोज है वो, ऊपर से दोनों लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेगा भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। दिख रहा है रिपल्शन का कंसेप्ट, मारेंगे एक दूसरे को धक्का, न्यूक्लियस फोड़ के निकल जाओगे। तब ये आएगा, बोलेगा अबे तुम कौन हो, देखो इधर, कंपेयर करो, पापा है तुम्हारे। और ये बोलेगा कि हम इतना पावरफुल इंटरेक्शन रखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इसका पावर ज्यादा है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो खींच के रखा हुआ बाइंड करके, ठीक है। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। वीक न्यूक्लियर फोर्स सर इसका कुछ नहीं कह सकते, न्यूट्रल पड़ा, आम आदमी पार्टी है,
ठीक है, न्यूट्रल है सर, ना कांग्रेस की तरफ ना बीजेपी की तरफ, अब इक्वालिटी का लोगे, डरो नहीं। तो बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या सर, नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी कर लो यार, मजेदार कंसेप्ट है। और इसके बाद हम लोग सिर्फ लास्ट एक कंसेप्ट देखेंगे विच इज कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। तो ठीक है यार, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ आज का, विच इज कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन लॉज के पहले सर एक और बात याद आई मुझे। सर अभी आपने जो यूनिफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था विच इज फंडामेंटल फोर्सेस, उसमें आपने सिर्फ 4 फोर्सेस दिखाए थे। सर हमने एक फोर्स और सुना था जिसका नाम था टेंशन। कोई बोलेगा सर हमने तो स्प्रिंग फोर्स का भी नाम सुना था। फिर कोई आएगा बोलेगा सर नॉर्मल, सर फ्रिक्शन। तो यार ये सब जितने फोर्सेस का नाम सुन रहे हो ना, एक मजे की बात, ये सब पता कहाँ है, इनका ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब का ओरिजिन कहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। इसीलिए उसको यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर डाल दिया गया था, अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो वो बात अलग हुई। फाइनली पढ़ते हैं आज का सबसे लास्ट और सबसे मेन टॉपिक है, विच इज कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। यार ये टॉपिक हमें बताता है कि सर फिजिक्स जो है उसमें कुछ चीजें हैं, फिजिक्स के अंदर कुछ लॉज है जो कहता है कि हम लोग कुछ क्वांटिटीज को कंजर्व करके रख सकते हैं। यानी कि फिजिक्स कहता है कि ये क्वांटिटीज ना ही बन रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, ऑन सर्टेन कंडीशंस, गिवन सर्टेन कंडीशंस अगर फॉलो होते हैं तो ये क्वांटिटीज ना डिस्ट्रॉय होती है ना बनती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ऑलवेज कंजर्व्ड है, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल है सर हमारे पास, सबसे पहला एग्जांपल है मास। सर मास एक ऐसी क्वांटिटी है which can neither be created nor be destroyed, ठीक है। मास एक ऐसा क्वांटिटी सर जो ना बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, हमेशा रहेगा ये। हाँ सर। सेकेंड क्वांटिटी की बात करें बच्चों तो ये एनर्जी। सर बिल्कुल सेम कंसेप्ट, हमेशा 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 कंजर्व करा सकते हो मास को। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी कभी भी बनती या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह मास और एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं, ना ही बन रहे, ठीक है। अगेन सेम फॉर देम, ठीक है। सर थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये है सर हमारा चार्ज, ठीक है बच्चों। चार्ज, सर चार्ज के साथ क्या कहानी, एकदम सेम यार, ये तीनों भाई आपस में। चार्ज भी कहता ना हमें बना सकते हो ना मिटा सकते हो, इधर से उधर करते रहो और कुछ नहीं कर पाओगे। एंड द लास्ट वन इज मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये कंडीशंस मानता है, अगर कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी कंजर्व करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, हवा में नहीं करना। तो सर क्या कंडीशन और क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। मोमेंटम कहता है कि हम, अच्छा देखो दुनिया में बेसिकली फिजिक्स में हम लोग दो तरीके की चीज पढ़ते हैं, दो तरीके क्वांटिटीज, एक है फोर्स और एक है टॉर्क। फोर्स क्या है तुम समझते हो, जो भी हम लोग ताकत लगा रहे हैं, जो भी चीज हो रही है फोर्स है, ठीक है। जो भी ताकत लगा रहे हैं, जो भी मास और एक्सीलरेशन का जो एक पैकेज बन रहा है, दैट इज योर फोर्स, ठीक है। या फिर चेंज इन मोमेंटम कह लो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसको भी साइड रखो एक बार। मोमेंटम में क्या कहता है सर, अगर फोर्स, नेट फोर्स जीरो है, ध्यान रखना एक बात का जो मैं कह रहा हूं अभी, नेट फोर्स, ठीक है। अगर मैं फोर्स जीरो करूं तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। क्या कहते हैं सर, अगर नेट फोर्स इन अ बॉडी इज जीरो तो हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, ठीक है। ये देखो इस साइन को कहते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, सॉरी सिग्मा नहीं समेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो टोटल फोर्स लिख रहा है, देखो बार बार कह रहा हूं नेट फोर्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होगा बॉडी पे तभी तुम बोलोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। और टॉर्क, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क फोर्स का ही बड़ा भाई है यार, ठीक है। फोर्स जो लगा रहे हैं हम लोग सीधा सीधा लगा रहे हैं, टॉर्क जो लग रहा है वो एंगल पे लग रहा है, एंगुलर काम, एंगुलर मूवमेंट दे रहा, ठीक है। फोर्स लीनियर मूवमेंट दे रहा है, टॉर्क एंगुलर मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। टॉर्क में वो कह रहा है बेसिकली हम लोग फोर्स और किसी बॉडी से उसका जो फोर्स अप्लाई किया उसके बीच के डिस्टेंस का एक क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये सब चीजें आगे समझ में आएगी, ठीक है। उनका एक प्रोडक्ट ले रहा है, प्रोडक्ट से बन रहा है टॉर्क, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी में नेट टॉर्क जीरो, बच्चा टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाउ से, इसको क्या कहते हैं टाउ, देख लेना हट जाता हूं 5-6 में, ठीक है। नेट टॉर्क अगर जीरो है तो तुम बोले कि सर एंगुलर मोमेंटम, यानी कि बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड।
मोमेंटम कंजर्व होना एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ लो यार कि बॉडी जैसा बिहेव कर रही थी वैसा ही बिहेव करते आएगी, बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज जो बॉडी का मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये सर हो गई फाइनल, हमारा यहाँ पर होता चैप्टर फिनिश, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सजेशन है मेरा पर्सनल, क्या जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, कहीं भी पढ़ते हो उसको नोट जरूर बनाया करो, ठीक है। इसका बेनिफिट सर अभी आपको नहीं समझ पाएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेके हो सकता है मिटा दोगे, उसको फोन में छोड़ दोगे और एग्जाम के बाद डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो आप नोट्स बनाते हो ना वो आपके दिमाग में डायरेक्ट जाता है, और ये बात बहुत कम लोग मानते हैं, बहुत कम लोग जानते भी, ठीक। तो जरूर इस चीज को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, उसको रोज एक बार पलट के जरूर देखो, ठीक है, एक बार रात को, एक बार अगले दिन सुबह में, 5 मिनट लगेगा यार, लेकिन अगर तुम ये हैबिट में डाल लोगे तो तुम्हारा आगे का लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, एग्जाम में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो यार यहाँ से हमारा समाप्ति होता है पहले चैप्टर का, विच इज फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, विच इज बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वहां हम लोग जानेंगे बेसिकली मैथमेटिक्स के कौन कौन से टूल जो हमें पढ़ने जरूरी है ताकि हम फिजिक्स को आगे बढ़ सकें, अगर उनको नहीं पढ़े होगे तो फिजिक्स में तुम आगे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, जरूर अटेंड करना उस पिक्चर को, बिल्कुल भी उसके कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, भले तुम्हें आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। तो यार इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे इस लेक्चर को। एक और बात, आज मेरे डैड का बर्थडे है, एंड मेरे डैड अब रहे नहीं, बट ये जो चैनल है ना यार, ये उनका ड्रीम था, और May 6th को ही लेफ्ट अस, बट हमारे साथ ही हैं फिलहाल, और उनका ड्रीम अब मेरा ड्रीम है यार। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि ईश्वर, मैं चाहता हूँ यार कि जो तुम अभी तक पैसा वैसा तो यार सभी कमाते, देखो ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, पैसा मैं भी कमाता हूँ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ठीक है, पर उनका कहना था यार कि तुम सोसाइटी को कब गिव बैक करोगे, अभी नहीं तो कब यार। वो अपने लेवल पे हमेशा करते थे, ब्लाइंड बच्चों को देना देना, ठीक है। तो मैं उनसे पूछा कि डैड मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं स्टिल अ यंग प्रोफेशनल। उन्होंने कहा तुम अपना प्रोफेशन से हेल्प करो यार, ठीक है। तो मैं बीइंग अ टीचर, मैं पढ़ाता हूँ यार गेट और आईएएस को, लेकिन मैं बिकॉज ऑफ माई डैड आई एम गोइंग टू कम इनटू दिस फील्ड, और मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। और होपफुली आपकी मदद से, आपकी दुआओं से ये काम जरूर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।